जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट के वीडियो नंबर 6 देखने वाले हैं। इसके पहले आपको 5 भाग अपलोड कर दिया गया है, 5 पार्ट पहले से अपलोड किया गया है। और आप यदि हिंदी मीडियम में +2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। आपके +2 के लिए एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको इसके पहले वाला जो सारे भाग हैं उसके अंदर मिल जाएगा, उसको जा कर के आपको देख लेना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट जो है वो क्या है उसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं EMU, और EMU का फुल फॉर्म हो जाता है, फुल फॉर्म जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग समझते ये हैं कि स्थिर विद्युत मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं ESU। ESU का मतलब इसको लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं, स्टैट कूलम। अच्छा, उसमें EMU जो था, EMU को लोग एब कूलम भी कहते हैं, एब कूलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एब कूलम भी होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर ये हम लोग क्यों देख रहे हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि आवेश के चुंबकीय मात्रक और विद्युतीय मात्रक यानी कि EMU और ESU का जो अनुपात होता है निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना हो जाएगी भैया। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि मीटर प्रति सेकंड ना दे करके सेंटीमीटर बोलेंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में 10 हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो 2 0 है तो इसलिए 2 अंक बढ़ गया है, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया भैया कि EMU और ESU का जो अनुपात है निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट समझते हैं। और ये जो डेटा है आप लोग कई बार इसको देख चुके हैं, लेकिन आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये जो डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाता है, 9.109 × 10⁻31 kg। और इस पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है, लगभग सेम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 होता है और न्यूट्रॉन पर ये क्या हो जाता है, ये 2 है, यहाँ पर 4 हो जाता है। और आवेश दोनों पर सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे और याद भी कर लीजिएगा। याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होगा तभी जा कर के आगे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम के नियम। इसको समझते हैं कूलम का नियम क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कूलम का नियम है क्या। तो कूलम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था। क्या किया था, उन्होंने बताया था कि बिंदु और स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो कितना लगता है, इस सब के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि कूलम ने क्या किया था, कूलम ने बिंदुवत और स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का नियम
कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि कूलम का नियम जो है वो इसके अनुसार दो आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कूलम के नियमानुसार दो बिंदुवत माने बिंदु के समान और स्थिर माने रुका हुआ आवेशों के बीच लगने वाला कूलम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या लिखा गया, वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इस बात को आगे मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली समझना है कि एक बिंदु आवेश हमारे पास ए है जिस पर आवेश क्या है, इस पर जो आवेश है वो Q1 है। एक बिंदु बी है जिस पर आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, R है। तो कूलम ने बताया था कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहला जो भाग था कूलम ने क्या बताया था कि आवेशों के बीच दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इन दोनों को जब समराइज करेंगे तो Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि दोनों समीकरण को समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लोग देखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या आने वाला है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जब भी हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है K, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वो किसके बराबर होता है, उसका सूत्र क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो ये मान निकल गया, लेकिन इसका दिशा क्या होगा, तो दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर लिखा गया यह बल, अब देखिएगा यह जो बल है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो जैसे एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो न्यूटन ने बता दिया कि F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, और इसके बीच जो इसका बल का दिशा होगा इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, वहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोगों ने लाया था K, तो K क्या है भाई, तो K एक समानुपातीय नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, ये जो दोनों आवेश है वो कहाँ रखा गया, इसके बीच में कैसा मीडियम है, पानी है, हवा है या कोई अन्य पदार्थ है, तो इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है किसका मान जी, K का मान। समझ गए। अब इसका जो मापन के पद्धतियों पर भी निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि मात्रकों की पद्धति कितना होती है, तो आप जानते हैं कि FPS होता है फुट पाउंड सेकंड प्रति, MKS होता है मीटर, है ना, मीटर किलोमीटर सेकंड पद्धति, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, और उसके बाद CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, इसको ध्यान रखना है। फिजिक्स में जब भी कोई फार्मूला कोई चीज़ हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, तो उसको ध्यान रखें कि वो मान किस में होना चाहिए, SI मात्रक में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं SI पद्धति में K का मान देख लेते हैं। SI पद्धति में K का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SI पद्धति में K का मान, तो K बराबर हो जाता है 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। K का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान हो जाता है, मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 गुणा 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मात्रक हमने बोला एप्सिलॉन नॉट, इस तरीक़ा से जो लिखा गया उसको एप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है, कोई एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ देता है, एप्सिलॉन
नॉट। तो एप्सिलॉन 0 चाहे एप्सिलॉन नॉट उसको बोलते हैं। इस बात को समझ गए। अच्छा, यहाँ पर ये हम लोग देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जस्ट के मान के व्युत्क्रमानुपाती है और होगा भी। और इसको मात्र कई बार पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा क्या, फैराडे प्रति मीटर। क्या हो जाएगा भैया, तो फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, और होगा क्यों नहीं व्युत्क्रमानुपाती, देखिए इसमें है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो इसमें देखो न्यूटन पर प्लस है, मीटर पे प्लस है, कूलम पर माइनस है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा हो गया। तो कूलम पर माइनस था तो इस पर प्लस हो गया, इस पर प्लस था तो माइनस हो गया, मतलब ये डायरेक्ट इसके अपोजिट है। और ऐसा क्यों हुआ है, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि कैसे समझा पाऊँ इसको, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो कांस्टेंट है ना है, तो k समानुपाती किसका हो जाएगा, 1/k एप्सिलॉन नॉट। इसी के वजह से यहाँ पर लिखा भी है k समानुपाती 1/k एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जिसके वजह से इसके मात्रक जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और बीमा भी एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, उसको भी समझेंगे k का बीमा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं कि k को कैसे निकालेंगे। तो k आपने देखा था, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए k का मान, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि k का मान, हाँ यहाँ देखते हैं। तो f बराबर हम लोगों देखे थे k q1 q2 बटा के r स्क्वायर। तो यहाँ k रहने देते हैं, तो इसको लेके आएंगे तो f r स्क्वायर, आई q1 को लेके आएंगे तो q1 q2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है जी, कि k इज इक्वल टू के f r स्क्वायर बटा के q1 q2। तो ये तो न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग को मात्रक करना था, इसीलिए इसका मात्रक क्या बताया गया था, इसका मात्रक जो बताया गया था वो f था तो न्यूटन, ये r स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम तो प्रति कूलम स्क्वायर था। तो प्रति लगा सकते हैं, या फिर ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम माइनस लगा सकते हैं। तो जब स्लैश लगा देते हैं तो माइनस नहीं लिखते हैं, स्लैश नहीं लगाते हैं तो पावर माइनस लिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि k का बीमा, तो ये k बराबर वही बताएं कैसे आया, k बराबर f r स्क्वायर बटा q1 q2। तो बल का बीमा क्या होता है, ml/t के पावर -2, और ये r माने दूरी तो l स्क्वायर हो जाएगा। कूलम आवेश का जो होता है, आवेश का बीमा शुरुआत में ही बताया था कि AT होता है, तो एगो के AT एगो के AT। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m के पावर 1। तो इसको पढ़ते कैसे, m in 1 l in 3 t in -4 और a in -2 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, m in 1 l in 3 t in -4 a in -2। अच्छा, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक दूसरे के जब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका बीमा उल्टा हो जाएगा। तो ये k का तो बीमा हो जाएगा, ये k का तो बीमा होगा कि नहीं होगा, k का बीमा हो गया, ये k का बीमा। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट का बीमा अगर कोई पूछ देता, किसका पूछा, एप्सिलॉन नॉट का, तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा m के पावर 1 है ना, तो m के पावर -1, l के पावर प्लस है तो -3, a के पावर माइनस है तो a के पावर t है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, t के पावर -3 और a के पावर +4 और इस पर माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपके पास प्लस। तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। बस इसके पावर को ध्यान दीजिएगा। और ऐसा क्यों हुआ भाई, इसके पीछे रीजन यही है, इसके पीछे रीजन यही है कि k जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि k जो है वो एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए मात्रक में भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो ये बीमा याद करना है, k का मान निकालना है। तो आप लोग सो मैं 3-4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको कमेंट में आप जरूर लिखिए, क्या लिखिएगा। पहला तो आप पहला क्या लिख दीजिए, पहला लिखिए k का मात्रक, k का मान कर दो, k का मान, उसके बाद मात्रक, k का मान और मात्रक, और तीसरा लिख दीजिएगा बीमा।
ठीक है, ये के का, ये तीनों चीज़ के बारे में लिखिए। और फिर एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखिए, मान लिखिए, मात्रक लिखिए, और साथ ही साथ क्या लिखिए, बीमा लिखिए। ये चीज़ें लिख करके कमेंट में आप भेज दीजिए, मैं देखूंगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, और अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं कि जो टीचर की कही हुई बातों को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन को बिल्ड करने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेथ एंड ट्रस्ट। फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था एप्सिलॉन नॉट का बीमा, तो ई बराबर, तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए यहाँ पर किस तरीके से एप्सिलॉन नॉट आया है। तो एप्सिलॉन बोल सकते हैं चाहे एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, इन दोनों का बीमा जो होगा वो सेम होगा। तो क्या हम लोग देख रहे थे कि 1/k, यहाँ पर फिर से एक बार के बराबर क्या लिखा लेते हैं हम लोग, के बराबर हम लोग देखे थे एफ आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2। अब के बराबर 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2। तो ये तो 4 पाई कांस्टेंट हटा देते हैं, तो कांस्टेंट है, इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 बटा के एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग के बराबर शुरुआत में लिखे थे 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर के लिखा गया था ना, सॉरी गलत लिख दी, एफ बराबर होता है, ठीक है। और एक और चीज़ हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, शुरुआत में क्या पढ़ा था वहाँ से समझ लेते हैं। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि के बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2, और ये एप्सिलॉन का जब 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के, सॉरी यहाँ पर एफ आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2। तो यहाँ से जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट जो आप दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये चला जाएगा क्योंकि नीचे में है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा के एफ आर स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, लिखा क्या गया है कि एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं चाहे एप्सिलॉन बोलिएगा। तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा चाहे एप्सिलॉन नॉट का होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें यही हुआ कि Q1 Q2 बटा के एफ आर स्क्वायर, तो Q1 Q2, तो Q1 का भी 80 Q2 का भी 80, बल का MLT के पावर -2, यानी इसको पढ़ते हैं M in 1 L in 1 T in -2, ठीक है। पावर भी पढ़ दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इन सब को जब सोल्व करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका उल्टा आ जा रहा है, और शुरुआत में के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए इसको प्रूव भी किया गया, सेम टू सेम आया है। आप इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा ना तो परमानेंटली याद होगा। और यदि आप कमेंट करते हैं कि क्लास 12th में जितने भी मात्रक बीमा यूज होने वाले हैं सबको आसान भाषा में एक पहले ही वीडियो बना दिया जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं पहले ही उसको बता दूंगा। क्लास 12th में जितने भी राशि के मात्रक बीमा मान यूज होने वाले हैं उसको मैं पहले ही बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइए ऐसा आप चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं CGS पद्धति में के का मान। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CGS पद्धति में के का मान है, CGS पद्धति में तो के का मान 1 होता है। और हम लोग जैसा कि शुरुआत में बोले थे कि F बराबर जो होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर जो होता है वो, अच्छा के बराबर लिख देते हैं, के बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2 शुरुआत में लिखे थे। अच्छा बल का CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, कितना होता है डाइन, दूरी का होता है सेंटीमीटर, आवेश का तो स्टेट कूलम होता है ESU, तो 2 है तो ESU का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपने बताया कि बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन हो जाता है, और इसका जो CGS यूनिट होता है वो डाइन होता है। इन दोनों में क्या संबंध है तो उसको भी समझ लेते हैं, इसको भी मैंने बताया है। तो क्या संबंध है भाई, एक न्यूटन
1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर CGS पद्धति में के का मान कितना आ गया, के का मान 1 होता है। तो CGS पद्धति में के का मान 1 होता है और SI पद्धति में 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसके पहले हम लोगों ने इसका मात्रक देखा था। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि एफ निर्वात जो होगा तो के का मान 1 हो जाएगा। तो के का मान 1 यहाँ पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। तो सीरियल पद्धति में एफ निर्वात के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ निर्वात वैक्यूम के लिए वो हो जाएगा, के का मान तो 1 होता है तो हो जाएगा Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं कि नोट, यह परमाणुीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो हमने सूत्र लिखा है ये किसके लिए यूज होता है, परमाणुीय बल के लिए उपयोग होता है। जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई एक हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल के लिए जो सूत्र उपयोग होता है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारे पास सूत्र है उसको देखिए, सूत्र क्या है, तो सूत्र है जो प्रयुक्त होता है वो सूत्र आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। वो सूत्र है F बराबर ZE स्क्वायर। जेड माने परमाणु संख्या, जेड मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या। ठीक है, और E माने इलेक्ट्रॉन पर के आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कमेंट करके बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। R उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है। तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र क्या है आप लोग बोलिए, सूत्र हमारे पास जो है वो मिल जा रहा है ये। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम का, ये 1 लिखा हुआ है, 1 कूलम, एक ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, 1 कूलम के आवेश के बीच कितना बल लग रहा है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन, यानी के मान के बराबर लग रहा है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि 1 न्यूटन और 1 मीटर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर होता है Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यही चीज़ यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है कि ये F बराबर हम लोग का ये सूत्र होता है, और F बराबर K का मान यहाँ पर रख देते हैं, और Q1 का भी मान 1 है, Q2 का भी मान है, क्योंकि बोला 1 कूलम का, और उसके बीच की दूरी भी क्या है, 1 ही है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो F बराबर K हो जाता है, और K का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9। तो यही छोटा सा स्टेटमेंट में इन सभी बातों को ये मैथमेटिकली है, और ये स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर दो 1 कूलम के आवेश के बीच 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि परावैद्युत पदार्थ जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वैसा कुचालक पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने या उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थों का एक प्रमुख उपयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच किया जाता है ताकि समान आकार में ही अधिक धारिता मिल सके। जैसे पॉलीप्रोपिलीन एक क्या है, परावैद्युत है, क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये क्या है, तो परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर या उसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो जाता है, वो ध्रुवित हो जाता है। कैसा हो जाता है, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, संधारित्र कैपेसिटर आप लोग देखें हैं,
जैसे पंखा वंखा में एक बैटरी की तरह लगा रहता है ना, एक बैटरी की तरह लगा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में इस परावैद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो उसमें है तो उसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिए होंगे, लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा लाइक भी नहीं कर सकते हैं क्या? प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। और ये आपको एक उदाहरण दिया गया है, पॉलीप्रोपिलीन जो है, प्रोपिलीन जो है एक प्रमुख परावैद्युत पदार्थ है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है परावैद्युतांक किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है और आया था। परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अगर देखा जाए तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता माने एप्सिलॉन, विद्युतशीलता तथा वायु में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं। कभी कभी परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो जो परावैद्युतांक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो परावैद्युतांक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, परावैद्युतांक को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित करते हैं। ये क्या लिखा है, एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर द्वारा, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। और एप्सिलॉन आर को हमने बताया था कि निरपेक्ष की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो हो गया वो किसके बराबर हो गया जी, एप्सिलॉन आर जो होता है एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये किसी माध्यम में क्या है, परावैद्युतांक है, विद्युतशीलता है। और साथ ही साथ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो एफ बटा के एफ नॉट, यानी कि निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा गया है, कोई पूछेगा कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम के परावैद्युतांक कहते हैं। कभी कभी इसी को परावैद्युतांक को क्या कहता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, तो निर्वात में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, या किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को कहा जाता है एप्सिलॉन आर। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दे दीजिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, यही से ये पॉइंट लिखा गया है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है आप देख रहे हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन निकाला जाएगा तो एप्सिलॉन तो आकर के इधर गुणा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू के एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन आर हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तन विद्युतशीलता है, और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये क्या है, रिलेटिव आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको बोल सकते हैं परावैद्युतांक बोल सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक, इसको हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। समझते क्या है, परावैद्युत पदार्थों की 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि परावैद्युतांक। तो इधर पदार्थ लिखा गया है, इधर परावैद्युतांक, इधर पदार्थ और इधर परावैद्युतांक लिखा गया है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एम्बर का जो परावैद्युतांक होता है, एम्बर का वो 2.8 होता है। एवोनाइट का कितना हो जाएगा जी, एवोनाइट का हो जाता है 2.8। कांच का कितना होगा, 5 से 8 तक। मोम का इसी तरीका से इसमें दिया गया है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है धातु का। तो धातु का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा,
तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और जल का, शुद्ध जल का 80 होता है। और सब आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन ये जो मैंने अभी टिक किया है एम्बर का भी देख लीजिए। तो ये कई वो मैंने टिक कर दिया, 1 2 3 4 5, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो अभी मैंने टिक किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर जो का मान जो होता है हमेशा 1 से 1 या 1 से अधिक होता है। तो ये एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 से अधिक होता है, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। अभी हम लोगों ने देखा धातु के लिए इसका मान क्या होगा जी, धातु के लिए इसका मान अनंत होगा। तो ये भी जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पर कूलम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है। आप इसको कूलम के नियम की सीमाओं में भी यूज कर सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्य कहेगा तो आप इसमें इसको लिख सकते हैं। तो क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला जो है कूलम बल आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार के हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित करता है, लेकिन ये जो कूलम के नियम से जो है ना कूलम बल जो है ये क्या होता है, दोनों प्रकार के हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए कूलम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि हमने 1/r² नहीं लिखा था। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थात कूलम नियम केंद्रीय बल होता है। तो कूलम बल कैसा बल होगा, केंद्रीय बल भी होगा, ये भी ध्यान रखना, केंद्रीय बल। अब कह रहे कूलम बल 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि इससे कम दूरी पर जाइएगा तो नाभिकीय बल कार्य करने लगता है और नाभिकीय बल इस कूलम बल के नियम से बल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कूलम के नियम लागू नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना होगा। क्यों नहीं होता है इसमें लिखा गया है। और ये जो है आपको ध्यान देना है कि ये जो नियम होता है कूलम बल 10⁻15 से लेकर के इसको 10⁻15 को 1 फर्मी कहा जाता है, 1 फर्मी कहा जाता है। और कुछ किलोमीटर तक के लिए प्रभावी होता है, कुछ किलोमीटर तक के भी हम लोग इसके अंदर बल निकाल सकते हैं कूलम से। चौथा जो है कूलम बल क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर होती है। ये तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं F12 यानी कि F1 पर लगने वाला बल F2 के कारण ये क्या होता है, F2 पर लगने वाले F1 के बल के कारण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसी की वजह से माइनस साइन क्या बताता है, विपरीत डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कूलम जो है कूलम के नियम स्थिर विद्युती में वही महत्व है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का F बराबर G m1 m2/r² होता है, जहाँ पर G एक समानुपातीय नियतांक है। वहाँ पर जो होता है F बराबर K Q1 Q2/r²। सेम तरह दिख रहा है, लेकिन ये जो मात्रक है, ये जो मान है वो अलग अलग है, जो सिंबल है वो अलग अलग है, लेकिन सेम फॉर्मेट में दिख रहे हैं। यहाँ पर K है, यहाँ पर G है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर M1 है, Q2 है, M2 है, r²। तो ये सेम, दोनों में सिमिलरिटी है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि G का जो मान होता है वो क्या 6.67 × 10⁻11 होता है, ठीक है ना। और इसका जो मान हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मान जो होगा अगर यहाँ पर देख पा रहे इसको निकालने के लिए, तो हम लोगों ने देखा F बराबर G m1 m2/r² होता है कि नहीं होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² हो जाता है। फिर से एक बार लिख देते हैं, G का जो मान होता है, G का मान कितना हो जाएगा, तो G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कह रहा है कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। ए भाई, तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो कम ना होता है भाई। गुरुत्वीय बल जो होता है आकर्षण बल होता है और बहुत कम लगता है जितना द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन विद्युतीय बल जो होता है गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी कि जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो अधिक होता है। ये समझाने का प्रयास हो रहा है। फिर से यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे तो कैसे लिखेंगे, तो एफ जी ये छोटा होगा और एफ ई बड़ा होता है। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी बड़का कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया। गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर बलों का अनुपात, गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर बलों के अनुपात के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, पहले गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा विद्युत बल। यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला एफ जी बटा के एफ ई का जो अनुपात होगा 10 के पावर माइनस के 43 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस के 43। तो ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के बीच। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 43 बटा के ना, यानी कि 10 के पावर माइनस 43। प्रोटॉनों के बीच 10 के पावर माइनस के 36, प्रोटॉनों के बीच, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच, न्यूट्रॉन क्यों नहीं शामिल किया गया, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच 0 हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 ही होता है न्यूट्रॉन का, इसके वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात, दो इलेक्ट्रॉनों में 10 के पावर माइनस 43, प्रोटॉनों में 10 के पावर माइनस के 36, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच 10 के पावर माइनस के 39। ये भी प्रश्न आ जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ाया जा रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जब हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके बना ही रहे हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का क्या मतलब रह जाता है। तो आप लोग इत्मीनान से इसको पार्ट वाइज पार्ट जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको मेरे पढ़ाने का शैली पसंद आता है तो आप मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर आप कोई सुधार चाहते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी तक हमारे ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।